नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज 12 जनवरी है और एक बेहतरीन संपादकीय दैनिक जागरण से लेकर आए हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि सारे टॉपिक हमारे डिस्कस किए हुए आ रहे थे। आपने देखा होगा, अगर संपादकीय वही बार बार जो है फॉरेन पॉलिसी वाले थे और पर्यावरण वाले मुद्दे थे, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज फिर से एक बेहतरीन आर्टिकल ये आया हुआ है। जैसे आप जानते हैं, अमेरिका और वेनेजुला का जो भी थोड़ा संघर्ष हुई थी, वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया था। उसके बाद जो है पेट्रो डॉलर, अर्थात जो तेल में जो डॉलर की खरीद होती है, और कच्चे तेल को लेकर पूरी दुनिया में फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। तो उसी के ऊपर ये अमेरिकी साम्राज्य के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो हम डिस्कस करेंगे वो है, एक तो हमारा पेट्रो डॉलर कि कैसे जो डॉलर जो पेट्रोल जो है डॉलर में खरीदने का जो समझौता हुआ था सऊदी और अमेरिका के मध्य, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो डी डॉलराइजेशन का जो मुद्दा आ रहा है, डी डॉलराइजेशन, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। डी डॉलराइजेशन क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो संक्षेप में बता देते हैं। डी डॉलराइजेशन ये होता है, जैसे अभी क्या होता है, सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है डॉलर में चलता है। अगर भारत को उदाहरण के लिए कुछ सामान खरीदना है किसी देश से, तो समझौता किस में होता है, डॉलर में होता है, न कि रुपीज़ में, या उस देश की करेंसी में भी नहीं होता है सामान्यतः। ये सामान्यतः धारणा है। तो ऐसे ही जो यूरोपियन देश है, अफ्रीकन देश है, सभी क्या है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। और सभी जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें डॉलर की जो है स्विफ्ट प्रणाली भी डॉलर को ही एक्सेप्ट करती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब यूएस का जो हेजीमनी बढ़ती जा रही है, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार की ट्रम्प की नीति है, तो लोगों का क्या है, डॉलर से विश्वास कम होता जा रहा है। क्योंकि विश्वास कम होने के कारण भी क्या है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, ईरान पर इन्होंने सेंसस लगाए थे, है ना, कि ये अब जो है अपना तेल नहीं बेच सकेगा डॉलर में। तो ये एक किस्म की क्या है, तानाशाही है। भाई, अगर आपकी करेंसी कॉमन है पूरे विश्व के लिए, तो आपको उतना उदार रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंशन आपको नहीं लगाने चाहिए। तो अभी इनके जितने सहयोगी देश हैं, विपक्षी देश हैं, या भारत जैसे जो न्यूट्रल देश है, तटस्थ जो रहते हैं, सभी को एक आवश्यकता हुई कि हम जो है डॉलर से अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करेंगे। तो यही डॉलर से निर्भरता कम करने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है, इसी को क्या बोलते हैं, डी डॉलराइजेशन, अर्थात डॉलर से दूर होना। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि अन्य मुद्राएं कैसे काम करेगी, कैसे व्यापार होगा, कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो आगे बढ़ सकती है। जैसे आपने देखा भी होगा, ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है ना, तो वो भी एक इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। बाकी चाइना चाइना की युआन जो है वो भी अब काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी भारत का भी आपने देखा होगा कि भारत भी कितने देशों से रुपए में क्या है, ट्रेड करता है। अभी रूस से भी जो अपना तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल, वो रुपए में उसका भुगतान कर रहा है। लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएँ, कुछ कुछ चुनौतियाँ हैं, तो उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। इसका ये आर्टिकल है, ये देखिए आप। इस पाठ्यक्रम से लिंकेज क्या है, हमारे जो विकासशील और विकसित देश हैं उनकी नीति और राजनीति से भी इसका संबंध है। और पॉलिटी एंड आईआर, जो आप सेकंड पेपर देखते हैं, आईआर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में, तो सीधा सीधा संबंध इसका है। इसके अलावा इकोनॉमी जो है, GS3 पेपर है, उससे भी इसका संबंध है सीधा सीधा, क्योंकि इसका प्रभाव क्या है, विकास पर भी पड़ता है, रोजगार पर भी पड़ता है, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी पड़ता है। किसका, डॉलर का या डी डॉलराइजेशन का। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए गए, देखते हैं प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डी डॉलराइजेशन की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए, आपको कारण बताने हैं। दूसरा क्या है, यह प्रक्रिया वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और भारत के आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो सीधी सी बात है, इतने दिनों से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी थी सभी देशों की, जब इसको हटाएंगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ सकते हैं। तो वही डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक एक्चुअली इस बार 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 न्यूज में है, क्योंकि अमेरिका जो ट्रम्प जब से है, उनकी नीतियों के कारण ये मुद्दा बार बार न्यूज में रहता है। तो इसके पूरे पूरे चांस है आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछने के पूरे चांस है। तो आप इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इस डेटा से इसका शुरुआत कर सकते हैं, अगर चाहे तो। भूमिका, ये डेटा नहीं याद है तो ये सीधा सीधा आप ब्रेटन वुड प्रणाली बता सकते हैं कि तब से क्या हुआ है, उसके खत्म होने के बाद डी डॉलराइजेशन की ओर दुनिया बढ़ रही है। अब देखिए, पढ़ देता हूँ मैं इसको आपके लिए।
डी डॉलरेशन से आशय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करने की प्रवृत्ति से है, जैसे कि मैंने बताया आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली 1994 में जो शुरू हुई थी के माध्यम से डॉलर प्रधान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने स्थिरता तो दी, है ना, क्योंकि इसी समय से जो है ना ब्रिटेन वुड प्रणाली है, इसको समझाएंगे अभी। इससे ही क्या हुआ था कि डॉलरेशन का जो है ये एक कंसेप्ट निकल कर आया था। क्या हुआ था इसमें कि हाँ, सभी देश जो है उनकी कुछ देशों की करेंसियाँ स्थिर कर दी गई थी डॉलर के अगेंस्ट, उनको डॉलर से लिंक कर दिया था। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर कोई पाउंड है ना, पाउंड है तो पाउंड कितने डॉलर के बराबर होगा ये फिक्स रेट कर दिया गया था। तो यही ब्रेटन वुड प्रणाली थी। अंततः ये कितने दिन चली, ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाई, 30-35 साल लगभग चली। 1994 में शुरू हुई थी और 1971 में ये ध्वस्त भी हो चुकी थी, क्योंकि सब लोग को ये सूट नहीं की, तो फिर ये प्रणाली का अंत हो गया। लेकिन प्रणाली के अंत होने के बावजूद भी क्या है, डॉलर का जो प्रभुत्व है वो मार्केट में अभी तक भी बना हुआ है। कुछ और भी कारण है, वो पढ़ेंगे नीचे। तो हाँ, किंतु ये देखते हैं, ये प्रधान इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी, किंतु हाल ही के भू राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों ने वैकल्पिक मुद्रा और तंत्रों को प्रोत्साहित किया। क्योंकि ये वही जैसे ईरान का सैंक्शन बताया और रूस के ऊपर सैंक्शन बताया, रूस को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर ही निकालना है ना, कि उनका रुपया एक्सेप्ट ही नहीं होगा इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये सब जो है इनकी वजह से क्या हो रहा है, डी डॉलरेशन की ओर सबका ध्यान गया है अभी। या ये डेटा आप देख लीजिए। देखिए IMF की COFER, ये क्या होता है, करेंसी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, करेंसी जो कितना भंडार रहता है, कितना रिजर्व रहता है, उसके ऊपर एक ही रिपोर्ट आती है। तो IMF के COFER के अनुसार, ये अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा लिख दिया, IMF के डेटा के अनुसार जो Q3 2025 का है, वैश्विक आरक्षित मुद्रा में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी घटकर कितने रहेगी, 60% से भी कम, 56.9% रहेगी अभी। देखिए जो कि 1999 में 71% था। देखिए अर्थात पूरी जो ये आरक्षित मुद्रा है इसमें कितने की गिरावट आई, लगभग 20% की गिरावट आ गई। तो ये आप देख सकते हैं। अब वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी डॉलरेशन के कारण है, तो उनके कारण बताएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और फिर प्रभाव चेक करेंगे भारत और विश्व पर। तो डी डॉलरेशन के प्रमुख कारण क्या है, देखिए पहला सबसे बड़ा वही प्रतिबंधों का डर। भाई रूस यूक्रेन के बाद रूस को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया उन्होंने। जो स्विफ्ट सिस्टम होता है, स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, तो ऐसे जब देश के बाहर से जो प्रणाली होती है, पूरे दुनिया भर के देश के जो देशों के जो बैंक हैं वे स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े रहते हैं। अर्थात अगर इधर से एक अडानी जी कुछ तेल खरीदते हैं इंडोनेशिया से, तो वो जो प्रणाली जो पेमेंट करेंगे वो स्विफ्ट के माध्यम से करेंगे और वहाँ डॉलर चलता है। तो इन्होंने क्या किया, रूस को बाहर कर दिया कि आप उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे, है ना। तो ये एक वेकअप कॉल रहा सबके लिए। अब कल भारत को भी टेंशन हो सकती है, कल किसी अन्य देश को भी टेंशन हो सकती है, अगर भाई इस प्रकार से यूरोप और ये जो पश्चिमी देश है किसी पर भी बैन लगा सकता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है डी डॉलरेशन का। दूसरा क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अर्थात अब क्या है, चीन की अर्थव्यवस्था को भार हो रहा है, ब्रिक्स जैसे देश जो अभी बताया कि ब्रिक्स करेंसी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, का उभार हो रहा है। तो ये क्या चाह रहे हैं कि भाई हम क्यों ना अपना एक ऐसा ही सिस्टम बना लिया जाए जिसमें डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी और हमारी जो करेंसी है वो ऊपर बढ़े, या रुपया या जो भी युआन है या ब्रिक्स करेंसी। उसके बाद पेट्रो डॉलर संकट। अब ये देखिए पेट्रो डॉलर संकट क्या था, ये अभी संकट मतलब पहले आप ये समझिए कि पेट्रो डॉलर समझौता क्या था। ये अमेरिका और सऊदी अरब के मध्य एक समझौता हुआ था, 50 साल पुराना पेट्रो डॉलर समझौता जो था। उसमें क्या था कि इन्होंने सऊदी से ये समझौता किया था कि आप जितना भी पेट्रोल वगैरह बेचेंगे सब आप डॉलर में बेचेंगे। तो अभी 2024 में ये सऊदी ने कर दिया है ख़त्म। इनका भी वही कारण है, क्योंकि भाई इतना अमेरिका के भरोसे रहेंगे डॉलर के तो कभी भी गड़बड़ हो सकती है। तो जब से ये समझौता खत्म हुआ तो अब क्या है, अब ये फ्री है सऊदी, ये रुपये में बेचे तेल, चाहे पाउंड में बेचे, चाहे युआन में बेचे, चाहे टका में बेचे, किसी भी मुद्रा में बेचे, इनकी मर्जी है। अब सऊदी अरब वही डॉलर के अलावा युआन, यूरो, येन जैसी मुद्राओं स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद अभी क्या है, अमेरिकी ऋण संकट। एक्चुअली जिस डॉलर को हम मजबूत मानते हैं वो खुद कमज़ोर हो रहा है ना। अमेरिका का राजकोषीय घाटा क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये पता होगा कि अमेरिका के पास क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऋण अमेरिका ही लेता है, ये जो संस्थाएं बनी हुई है। तो जब इनका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा
तो डॉलर की कीमत गिर सकती है या अनस्टेबल हो सकता है। तो ये भी संकट के लिए दुनिया क्या कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, चीन और ब्राज़ील के बीच एक उदाहरण दिया है इधर। क्या है, द्विपक्षीय व्यापार अब क्या है, 25 से 30% हिस्सा अपनी युआन जो है करेंसी में सेटल कर रहे हैं। पहले ये सब क्या था, डॉलर में था। तो ये डी डॉलराइजेशन के प्रमुख कारण बताए हैं। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं। वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए ये 2-3 पॉइंट यहाँ लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा, आप अपने यहाँ भी देखते हैं कि कितना फॉरेक्स रिजर्व है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेन करेंसी में होता है, और ये मेनली किस में होता है, डॉलर में होता है। तो इसी प्रकार हर कोई अपने डॉलर का एक बैकअप रखता है, डॉलर स्टोर करके अपने रिजर्व में, कि कभी अगर कुछ अनस्टेबिलिटी आती है अर्थव्यवस्था में, या कुछ संकट आता है, युद्ध होता है, तो हमारे पास इतने डॉलर होने चाहिए कि हम दुनिया भर से कोई भी सामान खरीद सके, क्योंकि सामान खरीदने के लिए तो डॉलर ही चलेगा ना। तो हमें जब ऐसी ही करेंसी रखनी पड़ेगी अपने रिजर्व में। उदाहरण के लिए अगर मैं अपना एक रिजर्व बना रहा हूँ, अगर उसमें 2000 का नोट हम रखूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो चलेगा तो है नहीं। तो क्या रखेंगे, हम करेंसी रखते हैं जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो इसमें क्या होगा, रिजर्व मुद्रा व्यवस्था का क्रमिक पुनर्संतुलन, अर्थात इसका क्या है, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अब जब डॉलर हटाएंगे तो बहुत देश हैं उनकी तिजोरी में क्या है, डॉलर रखे हुए हैं, भारत समेत, है ना। तो जब ये डॉलर डी डॉलरेशन करेंगे, इसकी जगह जब दूसरी करेंसी आएगी तो इसमें उथल पुथल आएगी इनके रिजर्व में, तो एक वो दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव है ना। ये देखिए, डॉलर का वर्चस्व घट सकता है, पर निकट भविष्य में पूर्ण प्रतिस्थापन संभव नहीं है। ये तो पता ही है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है रिप्लेसमेंट डॉलर का। तो इसलिए क्या हो सकता है, बहु आरक्षी प्रणाली की संभावना है, अर्थात डॉलर भी रखेंगे अपने बकेट में, और युआन रखेंगे, पाउंड रखेंगे मान लिया, है ना, स्टर्लिंग रखेंगे या रुपए रखेंगे, वो डिपेंड करता है कौन कंट्री किस मुद्रा को प्राथमिकता दे रहा है। अगला देखते हैं, विनिमय दर अस्थिरता की सबसे बड़ा संकट है। ये देखिए, लेन देन लागत जो है, एक्चुअली क्या होगा कि अभी एक्सचेंज किस में होता है, एक्सचेंज सब डॉलर में होता है। तो जब ये डी डॉलराइजेशन होगा तो इसका तो इसमें अस्थिरता आएगी, लेन देन की लागत बढ़ जाएगी। तो लेन देन की लागत कैसे बढ़ेगी, देखिए, बहु मुद्रा निपटान से हेजिंग लागत और अस्थिरता अल्पकाल में बढ़ सकती है। अब ये हेजिंग लागत क्या होती है, ये देखिए, हेजिंग लागत, हेज मतलब होता है एक किस्म से इंग्लिश का वर्ड है हेज। हेज ये होता है किसी जोखिम से बचाना, जैसे हमारा बीमा होता है ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आज उदाहरण की किसी ने व्यापार किया डॉलर में, कि मुझे आपको 1 लाख डॉलर देने हैं, है ना, 2 महीने बाद, और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है ना। उदाहरण के लिए मान लिया अभी 90 रुपया हो गया, तो अभी 80 रुपये है, फिर 90 हो गया, तो इसको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। तो ये क्या करते हैं, इसमें ना एक फिक्स रेट बना लेते हैं कि भाई जैसे भारत और यूएस तो डॉलर में ही करता है, भारत और मान लिया रशिया के मध्य कुछ हुआ डॉलर में, तो अभी जो कीमत है ये हेज करेंगे, और हेजिंग कंपनियां बोलती है कि आप इतने रुपए देना 2 महीने बाद भी, लेकिन आप उसकी एक प्रीमियम कॉस्ट हमें दे देना। जैसे बीमा कराते हैं, रुपया अगर कोई बढ़ता है डॉलर तो आपका फ़ायदा हो जाएगा उसमें, आप उस नुकसान से बच जाओगे। तो वो एक हेजिंग कॉस्ट होती है ना, एक किस्म से बीमा हो जाता है उस ट्रांजेक्शन का, कि आपका भले डॉलर कितना भी कम ज़्यादा होगा, आपको इतने पैसे देने हैं। लेकिन अभी ये हेजिंग लागत बढ़ेगी कैसे, ये समझिए। देखिए, क्योंकि डॉलर के ऊपर तो सबकी वो बना हुआ है, जो हेज के जो नियम है, हेजिंग जो करती हैं कंपनियां, डॉलर के ऊपर तो भरोसा कर सकती है। लेकिन अगर कल उन कंपनियों से हम कहें जो हेजिंग कराती है, बीमा कंपनियां टाइप जो होती हैं, कि नहीं भाई आप ना मुझे रुपए की हेजिंग करिए, तो वो हिचकेंगी, क्योंकि रुपया क्या है, बड़ी जल्दी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वो कहेंगे नहीं ठीक है, हम रुपए की भी आपको एक गारंटी देंगे, लेकिन आपकी जो है प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाएगी हेजिंग की। अभी मान लिया 0.1 हम ले रहे थे, तो अभी हम 0.2 लेंगे, तो उससे क्या है, हेजिंग की लागत बढ़ गई। तो ये सीधा सीधा ऐसे समझिए आप, जब डीडोलेशन होगा। दूसरा, वित्तीय संस्थानों का रूपांतरण होगा। भाई वित्तीय संस्थान अभी क्या है, सारे के सारे क्या है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, उधर जितनी फंडिंग आती है ज़्यादातर डॉलर में आती है, तो इनका भी रूपांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भूमिका बदल जाएगी फिर, है ना। देखिए, आईएमएफ विश्व बैंक के साथ क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था को महत्व मिलेगा, है ना। क्या है, अभी तो ये सब डॉलर में करते हैं, लेकिन जब ये रुपये में भी करने लगेगी, क्योंकि डॉलर की जगह उदाहरण के लिए रुपया ले लेता है ना, या युआन ले लेता है ना, तो क्या होगा, तो ये संस्थाएं जो है इनको महत्व देगी फिर इन करेंसी को भी। अभी तो क्या है कि डॉलर का ही सर्वा हो रहा है, कि भाई डॉलर में ही सब व्यापार हो रहा है, तो इनको डॉलर में ही सब चीज़ करना है। फिर क्या होगा, इनकी जो है स्थानीय वित्तीय व्यवस्थाओं का महत्व बढ़ेगा, है ना।
और वैश्विक शासन में सुधार की मांग तेज होगी। तो बिल्कुल ये क्या है, वही बात है कि एक चीज़ के ऊपर से डिपेंडेंसी हटेगी और सबको इम्पोर्टेंस मिलेगी। अभी क्या है, सारी करेंसी को खाई बैठा है कौन, डॉलर, बाकी की कोई पूछता नहीं है। तो ये सब प्रभाव पड़ेंगे। अच्छा, भारत के ऊपर देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पड़ते हैं, है ना। ये सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, स्थानीय मुद्रा में निपटान होगा, जैसे रूस यूएई आदि के साथ व्यापार लेन देन लागत घटेगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम करेंगे डॉलर में, फिर वो डॉलर से कन्वर्ट इधर होगा, उधर से उधर होगा, तो लागत बढ़ जाती है। अब सीधा रुपये में लेंगे या जो भी रूस की करेंसी है उसमें उनसे सामान खरीदेंगे हम, तो सीधी सीधी कोई बीच में एक्सचेंज रेट नहीं देना, कुछ नहीं करना, तो सीधा सीधा व्यापार लागत का जो लेन देन का, हमें ना हेजिंग करनी है ना कुछ करना है, सीधा सीधा क्या है अपना भाई। जब रुपये में हम रुपये को में ही डील कर रहे हैं, हमें तो रुपया कितना भी बढ़े घटे उससे फर्क थोड़ा ही पड़ेगा रूस को। वो तो क्योंकि उसको 100 रुपये पहले ही लेने थे, 2 महीने बाद भी वो 100 ही रुपये लेगा हमसे, तो हेजिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, तो ये व्यापार लेन देन की लागत कम होगी। रणनीतिक स्वायत्ता क्या होगी, सीधी सीधी सी बात है, फिर प्रतिबंध कोई लगा नहीं पाएगा कि जो आप डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, तो रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ती है इससे। बाह्य पर जो प्रतिबंध जोखिम में कमी आएगी। अब फिर यूएस प्रतिबंध लगाएगा तो उसका कोई इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा जब हम उनका डॉलर यूज ही नहीं करेंगे। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा। भाई इससे क्या होगा, जब हमारी करेंसी वैश्विक स्तर पर चलेगी तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। दीर्घकाल में भारतीय वित्तीय बाजारों में गहराई बढ़ेगी, अर्थात हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, जोखिम क्या हो सकते हैं, देख कुछ समय के लिए रुपए की अस्थिरता आ सकती है, सीमित परिवर्तनीयता के साथ पूंजी प्रवाह झटके हो सकते हैं। क्योंकि जब भी ट्रांजिशन किसी चीज़ का होता है, रुपया आएगा डॉलर हटेगा, तो उससे फर्क पड़ता है। उससे क्या है, एक बार को संक्रमण फेज से निकालना पड़ता है उस मुद्रा को। वित्तीय बाजारों की तैयारी, है ना, गहरे बॉन्ड डेरिवेटिव बाजारों की आवश्यकता होगी। अब जैसे बताया ना, ये जितने भी बॉन्ड डेरिवेटिव इस टाइप के जो हेजिंग चीज से रिलेटेड चीज़ें है, वो सब क्या है डॉलर में चलती थी, तो फिर इनको भी अपना चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जोखिम है, कोई हो सकता है कोई जो संस्था है वो एक्सेप्ट ही ना करे रुपये को। नीतिगत संबंध में अब वही आरबीआई को विनिमय दर, जो एक्सचेंज रेट है, तरलता, पूंजी प्रवाह प्रबंधन, सब ये इतना काम बढ़ेगा भाई। जब अभी क्या है, अभी तो डॉलर में काम चल रहा है, अभी फिर अगर हर जगह रुपये को आगे रखेंगे तो आरबीआई का रोल भी तो बढ़ेगा ना, कैसे एक्सचेंज रेट तैयार करना है, कितनी लिक्विडिटी रखनी है, कितने रुपये छापने हैं, ये सब आरबीआई का काम है ना। तो ये सब आरबीआई का काम बढ़ेगा, तो उनका पूंजी प्रवाह प्रबंधन भी संतुलन साधना होगा। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अल्पकालिक समय में डॉलर का वर्चस्व खत्म नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सबको पता ही है, लेकिन दुनिया एक बहुमुद्रा व्यवस्था अर्थात मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर मजबूती से बढ़ रही है। भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, रुपया भुगतान तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ये इसका निष्कर्ष हुआ। तो दोस्तों, ये आर्टिकल कैसा लगा आप बताना, ये जो क्वेश्चन आंसर है। और हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस थर्ड, जैसे अभी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें। ये शुरू हो रही है आपकी 15 जनवरी से, है ना, 2 दिन बाद। तो जो भी जल्दी एडमिशन लेंगे, अभी फीस वही है, फिर बढ़ाकर ज़्यादा हो जाएगी ये, और एडमिशन भी क्लोज कर दी जाएंगे। तो जिनको लेना है जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। ये इसका फॉर्मेट है, 2 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे। आप अगले 24 घंटे में आपको क्वेश्चन सबमिट करने, और उसके 24 घंटे में आपको कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, फोकस IAS PCS, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार के मॉडल उत्तर वगैरह कंटेंट सब आपको वहीं मिलेगा। और अगर आपको हमारी ये पहले अच्छी लगती है, आप ज़रूर फोकस IAS PCS हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और टेस्ट सीरीज से जानकारी को लेनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 9811504781, व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको ही लेके आएंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम जाएगा और हमारा भी टाइम जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।